अ, नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं लंबे समय के बाद आपसे बात करने के लिए यहाँ हूँ और जैसा आप सभी जानते हैं, गौर साहब हम सभी के लिए क्या मायने रखते हैं, ख़ास करके बुंदेलखंड और सागर के क्षेत्र के लोगों के लिए। वैसे तो गौर साहब को हम एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में देखते हैं, एक महान वकील के रूप में हम देखते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। लेकिन गौर साहब केवल एक वकील के तौर पे या एक संस्थापक कुलपति के रूप में ही उनका योगदान नहीं था। गौर साहब का जीवन बहुत मल्टी डायमेंशनल था, उनके कह सकते हैं कि एक जीवन में उन्होंने अलग-अलग चीज़ों को जिया, अलग-अलग चीज़ों को उन्होंने किया और ये कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है हम सभी के लिए मतलब मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रत्येक जनमानस को प्रभावित करते हैं। न केवल बुंदेलखंड के क्षेत्र में और सागर के लोगों के लिए, मैं कह सकता हूँ कि हमारी आधी आबादी के लिए और महिला शक्ति के लिए जो उन्होंने काम किया, वो बहुत श्लाघनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। हालाँकि विडंबना ये रही कि उनके कार्यों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, ना सुनते हैं। केवल सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी ये बात उठती है कि वो उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई को डोनेट कर दिया और एक इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन तो है और ख़ास करके बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जहाँ पे कि ये कहावत थी कि यहाँ स्याही भी नहीं मिलती, यदि पेन की स्याही खत्म हो जाए, तो स्याही भी नहीं मिलती। तो ऐसे क्षेत्र में शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर स्थापित करना गौर साहब के महत्व को इंगित तो करता ही है। लेकिन ये उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में से एक कंट्रीब्यूशन है और इस पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि गौर साहब के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि वो न केवल विज़नरी विज़नरी थिंकर दिखाई देते हैं, विज़नरी लीडर दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत ब्रॉड तरीके से उस आज से 100 साल पहले जो बंदा महिलाओं की उन चीज़ों के लिए पैरवी करता है जिसके लिए समाज हमारा तैयार नहीं था। हमारा जो पारंपरिक समाज उस ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के साथ था और उन चीज़ों को उन रूढ़ियों से बाहर निकल नहीं पा रहा था। उस समय गौर साहब जो अलख जगाते हैं, जो बात करते हैं एक समाज सेवी के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में और ख़ास करके एक वकील के रूप में और एक लेखक के रूप में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो अद्भुत है। तो साथियों आज मैं हालाँकि उन पहलुओं पे बात नहीं करूँगा। आज मैं उनके प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करूँगा। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि उनके जीवन के बारे में आज हम बात करें और मैं जैसा आप सभी जानते हैं कि ये जो विषय है गौर साहब के जीवन को लेकर जिस पर मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ये हमारे विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के द्वारा एक पेपर चलाया जाता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर लाइफ कंट्रीब्यूशन एंड आइडियोलॉजी। तो उस पेपर के तहत तमाम कि चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे वाणिज्य के हों, चाहे प्रबंधन के हों, तमाम वो छात्र इसको कोर्स से जुड़ते हैं और प्रत्येक वर्ष मुझे कह सकता हूँ 100 से अधिक, कई बार तो 150 से अधिक छात्र इसमें एनरोल होते हैं और ख़ास करके ये दिखाता है इस विषय की लोकप्रियता का कारण ये था कि गौर साहब के प्रति जो हमारे मन में सम्मान है, गौर साहब के प्रति जो उनके जो कार्यों के प्रति जो हमारा सम्मान है और यही कारण है कि यह जो सब्जेक्ट रहा है पूरे विश्वविद्यालय में पिछले 6 सालों से 7 सालों से सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि ये पेपर पढ़ाने का अवसर मुझे मिला और विश्वविद्यालय ने जब 2016 में इस विषय की शुरुआत की तो मैंने इसे पढ़ाना मेरा अपना सौभाग्य समझा और साथियों इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। बेसिकली गौर साहब के जीवन के बारे में हम जो भी बात करते हैं, जो भी चीज़ें हम लेकर आते हैं, वो किसी और ने नहीं कही। महत्वपूर्ण ये है कि गौर साहब के जीवन के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी घटनाएँ बता रहे हैं, जो भी हम किस्से कहानी बताते हैं, वो गौर साहब ने स्वयं
अपने आत्मकथा में सेवन लाइव्स में लिखा है और इसके माध्यम से हम बात करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है, उन्होंने नॉवेल जो लिखे 2 नॉवेल उन्होंने लिखे हिज़ ओनली लव जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर वो बात करते हैं और उस उपन्यास के माध्यम से। तो वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा जो है लेटर्स फ्रॉम हेवन जो उनका नॉवेल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ उनकी जो कविताएँ हैं, चाहे रैंडम राइम्स हो, चाहे स्टेपिंग वेस्टवर्ड हो, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मूल स्रोत हैं, जिनके माध्यम से मैं आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हूँ। हालाँकि उन पर बहुत सारी सागर में बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किताबें लिखी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ इतिहास विभाग में प्रोफ़ेसर बीके श्रीवास्तव ने भी एक किताब लिखी है, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। लेकिन इन सभी किताबों के पीछे जो मूल स्रोत है वो गौर साहब स्वयं हैं। उनकी जो सेवन लाइव्स है वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसके बारे में एक और किताब है बहुत पतली सी किताब एस.ए. राधो जो यहाँ विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि गौर साहब के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे उनकी प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक शिक्षा से और कोशिश मैं करूँगा कि आने वाले वीडियो में मैं उनके और भी जो पहलू हैं, उन पर मैं बात करूँ और आपसे चर्चा करूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो स्लाइड है और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने विद्वान थे और न केवल एक लॉयर थे, बल्कि वो जूरिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। साथ ही साथ वो एक कवि और एक उपन्यासकार भी थे। तो ये दिखाता है कि गौर साहब कितने मल्टी डायमेंशनली उनका पर्सनैलिटी थी और एक ही जीवन में वो कितने अलग-अलग विविध चीज़ों को वो परफ़ॉर्म कर रहे थे। और इसमें मैं जो बात नहीं कह रहा हूँ, वो एक पॉलिटिशियन के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा जिसे आज हम लोकसभा कह सकते हैं जब औपनिवेशिक काल में केंद्रीय विधानसभा ही जो है लोकसभा की भांति कार्य कर रही थी और उसके वो 1921 से लेके 1935 तक सदस्य रहे। लगभग 15-16 साल उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने इसमें भागीदारी निभाई है और ये दिखाता है गौर साहब का जो कि जो विचारों की में जो चीज़ें थीं, ख़ास करके अलग-अलग चीज़ों को लेके, समाज को लेके समाज की रूढ़ियों को लेके, उन सब चीज़ों को और एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक नॉवेलिस्ट के रूप में, एक पोएट के रूप में उनके हम चीज़ों को देखते हैं। तो ये पहला स्लाइड जो आप देख पा रहे हैं, तो उसी के बारे में मैंने चर्चा की है और वो एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी रहे और 3-3 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, ख़ास करके दिल्ली विश्वविद्यालय के तो संस्थापक कुलपति ही थे और हमारा जो सागर विश्वविद्यालय है, जिसे अब हम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहते हैं, इसके भी वो संस्थापक कुलपति रहे और इस बीच में 1928 और 1936 के दौरान वो नागपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। तो एक लंबा अनुभव था उन्हें एक प्रशासक के रूप में कार्य करने का और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये उनका योगदान दिखाता है। इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे। ये सारी चीज़ें हैं, जो हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी जो मुझे लगता है हमें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं बात करूँ, तो आप देख पा रहे हैं ये वीडियो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमने जो बात की है कि ये जो जन्म है वो 26 नवंबर 70 को हुआ और बहुत सामान्य, बहुत साधारण परिवार में हुआ और गौर साहब के जो दादाजी थे, मान सिंह गौर, वो बेसिकली बिलॉन्ग करते थे क्षत्रिय परिवार से और वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से यहाँ पर आए थे और सागर के पास ही चील पहाड़ी नाम का स्थान है, वहाँ पे रहे और और सागर में हम देखते हैं जो कटरा का जो क्षेत्र है, सनिचरी जो क्षेत्र है, सनिचरी टॉरी जिसको कहते हैं, वहाँ पे इनका गौर साहब का जन्म हुआ और बचपन वहीं बीता उनका। और गौर साहब के परिवार में यदि हम बात करें तो उनके उनके जो पिता थे, उनका नाम था तखत सिंह गौर, उनके दादाजी जो थे, वो मान सिंह गौर थे।
इसके साथ ही साथ उनकी जो माँ थी उनका नाम था लाडली बाई। इनके 3 और भाई थे ओंकार सिंह, आधार सिंह और गणपत सिंह और उनकी 2 बहनें थीं मोहन बाई और लीलावती और गौर साहब के जीवन में मेरे सामने देख पा रहे हैं कि बहनों का नाम मैंने दिया है लीलावती और मोहन बाई का और ख़ास करके उनकी माताजी का बड़ा प्रभाव पड़ा और इसको हम लोग आगे बात करेंगे और उनके कार्यों से आप समझ पाएँगे जब सोशल रिफ़ॉर्म की बात करते हैं या पॉलिटिकल लीडर के रूप में जब वो काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल लेकर आते हैं, वो दिखाई देता है कि वो महिलाओं को लेके उनके क्या विचार थे। साथ ही साथ जो वो नॉवेल लिखते हैं, हिज़ ओनली लव, तो उसमें हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। तो साथियों ऐसे तो हम लोग बुंदेलखंड के क्षेत्र में गौर साहब को गौर बब्बा कहते हैं आज की डेट में और बचपन में उन्हें हरि उनके साथी उनको हरि के नाम से जानते हैं और उनके जो शिक्षक थे श्रीवास्तव जी और वो उन्हें प्यार से तिलका कहते थे। तिलका का मतलब होता है कि जो बहुत टैलेंटेड है, मोस्ट टैलेंटेड जो बच्चा होता है तो उसको हम लोग तिलका यहाँ की इस बोलियों में कहते थे। तो तब से उनका नाम साथियों में तिलका पड़ गया और गौर साहब इस बात को बहुत इससे कहते हैं कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता था ये सुन के और एक्चुअली जब आप उनके एजुकेशन को देखेंगे तो ये लगेगा कि वो बहुत टैलेंटेड थे और उनकी पूरी पढ़ाई यदि हम कहें तो लगभग अधिकांश पढ़ाई उन्होंने फेलोशिप प्राप्त की क्योंकि पढ़ने में बहुत मेधावी थे और उस कारण उनको हमेशा कोई ना कोई फेलोशिप मिलती रही और उसके कारण वो आगे बढ़ते रहे। एक तस्वीर है ये जिसको आप देख पा रहे हैं जहाँ इनका जन्म हुआ सैनिटरी टोरी में। थोड़ी धुंधली-सी तस्वीर है जिसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये दूसरी एक तस्वीर जो गौर साहब के ही जीवन की है। ये सारी तस्वीरें हमने सेवन लाइव्स से ली हैं। सेवन लाइव्स जो कि उनकी आत्मकथा है जो हिंदी में अनुवादित है। उससे ये तस्वीरें ली गई हैं। गौर साहब का जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो सागर में ही हुआ। सागर के जो कटरा स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और चूँकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ थे, मैंने कहा अभी और उन्होंने 10 साल की उम्र में उन्हें एक फेलोशिप मिली, ₹2 प्रति महीने और उसके बाद उन्होंने आगे की जो पढ़ाई है उसकी उसी उसी फेलोशिप की सहायता से वो जबलपुर भी गए आगे की पढ़ाई के लिए और गणित उनका वो लिखते हैं कि गणित उनका बहुत प्रिय सब्जेक्ट था और उन्होंने इसपे विशेष पुरस्कार भी जीता था और चूँकि सागर में प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा के बाद मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के लिए यहाँ स्कूल नहीं था, तो इसके लिए उन्हें जबलपुर जाना पड़ा और जबलपुर यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है और उस समय साधन के नाम पे उन्हें लगभग 2 या 3 दिन लगे थे जबलपुर पहुँचने में। तो और उस समय वो बताते हैं कि वो बहुत भावुक क्षण था जब वो घर छोड़कर जा रहे थे और बहुत ही कठिन समय था और वहाँ जाने के बाद उन्हें चूँकि घर से बाहर पहली बार गए थे और वो जो जिस छोटी-सी उम्र में थे, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ देखी और इस परिस्थिति के कारण वो कुछ पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हुए, किसी प्रकार से इस बाधा जो आने से ये हुआ कि वो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है, वो पास नहीं कर पाए। जैसा वो बताते हैं कि उनके पास एक बहुत सोने की अंगूठी थी और जो उन्होंने अपने बचाए हुए पैसे से खरीदी थी और वो उन्हें बहुत प्रिय थी और वो चोरी हो गई और कुछ उसके बाद जो परिस्थितियाँ हुईं और उन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान रहे और यही कारण रहा शायद कि वो उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। और इसके बाद वो उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें वापस सागर जाना चाहिए और सागर लौटे। लेकिन उनके जो बड़े भाई आधार सिंह उस समय नागपुर में थे, उनकी पोस्टिंग नागपुर में थी। तो आधार सिंह ने उन्हें नागपुर बुला लिया और हरि सिंह फिर वहाँ अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा फिर से दोबारा दी और इस परीक्षा में वो दोबारा जब उन्होंने परीक्षा दी, तो वो उसमें काफ़ी सफल रहे और उस परीक्षा में वो इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम रैंक से वो पास हुए और सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो राज्य उस समय
उस समय हम इस रा मध्य प्रदेश को हम लोग सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते थे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ विदर्भ यानी नागपुर वाला क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और उड़ीसा और झारखंड का भी क्षेत्र इसमें शामिल था। यानी कि प्र उस समय सीपीएन बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार एक बड़ा राज्य हुआ करता था और उस राज्य में इंटरमीडिएट की परीक्षा में वो प्रथम रैंक से पास हुए। ये दिखाता है गौर साहब चूँकि हम जब इस विषय को बच्चों के बीच में लेकर आते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि ये गौर साहब के जीवन से सीखने की चीज़ है। क्योंकि जीवन में असफलताएँ आती हैं और असफलताएँ अ, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमको कमज़ोर बना दें। असफलताएँ ऐसी होनी चाहिए जो हमको सोने ना दें और हम इतना प्रयास करें कि हम जब हम सफल हों तो लोग खुद आपको उस सफलता को स्वीकार करें। तो ये समझने की बात है कि गौर साहब के जीवन में यदि हम बचपन की बात करें, तो ये देखने लायक है कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो इंटरमीडिएट की प परीक्षा पहली बार सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये उनकी ही दृढ़ विश्वास था और अपने एक लगन थी पढ़ने के प्रति कि वो दोबारा जब वो बैठे तो वो उसमें पूरे राज्य में प्रथम आए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम जीवन में छात्र जीवन में हम सबको अपनाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम आज की प्रतियोगी दुनिया में और 21वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है, तो आए दिन हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें कई बार हम सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं। लेकिन जब हम असफल होते हैं, तो कई बार हम डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो हमको इससे बचना होगा, बचना चाहिए। और गौर साहब का ये जीवन हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल की तरह हमारे सामने दिखाई देता है। आगे बात करें तो गौर साहब नागपुर में ही अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं और नागपुर के ही फ्री चर्च इंस्टीट्यूट नाम के संस्थान में वो अपने ऑनर्स कोर्स जो है करते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री और फिलॉसफी के विषय के साथ। या जो फ्री चर्च इंस्टीट्यूट है उसको हिस्लॉप कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और नागपुर में ही पढ़ाई के दौरान वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, वो प्रोफ़ेसर जेम्स ब्रेमनर से थे। प्रोफ़ेसर जेम्स ब्रेमनर वो हैं जो जिन्होंने कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट और एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे लगता है गौर साहब के को आगे का जो शेप अप करने में, गौर साहब को एक प्रकार से नए तरीके से नए साँचे में ढालने का जो काम किया, वो प्रोफ़ेसर जेम्स ब्रेमनर किया और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। और साथियों मैं कहूँ कि गौर साहब का जो पूरा आगे का जो सोचने का ढंग बदला और उन्होंने ही एक सपना दिया गौर साहब को कि आपको भारत से बाहर जाना चाहिए। आपको कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में जाना चाहिए। आप डिज़र्व करते हैं कि आप वहाँ जाएँ और मतलब आप आगे की पढ़ाई करें। और गौर साहब के इस सपने को जैसे कह सकते हैं पंख मिल गई तब जब आधार सिंह जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि उनका जो जो बेटा था मुरली मनोहर का आगे पढ़ाई करने के लिए वो लंदन भेजना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं वो सशंकित थे कि अकेले कैसे भेजें इतनी दूर। तो उन्हें एक लगा कि साथ में बेटर होगा कि हम हरि सिंह को भी साथ में भेजें। तो ह हरि सिंह को उन्होंने साथ में भेजा और इस अपॉर्च्युनिटी को गौर साहब ने अपने आगे के लिए एक प्रकार से अपॉर्च्युनिटी के तौर पे लिया और उनको लगा कि जैसे मानो उनका सपना पूरा हो गया। और इसके बाद वो लंदन के लिए कह सकते हैं जाते हैं और ये एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये भी उनके 7 लाइफ से ली गई है। अ, लगभग 18-19 साल की उम्र की ये तस्वीर है और लंदन में जब वो जाते हैं तो आप देख पाते हैं ये डाउनिंग कॉलेज जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ और इसके साथ मज़ेदार कहानी ये है कि जिस मुरली मनोहर के साथ का साथ देने के लिए वो गए थे और जो मुरली मनोहर वहाँ आगे की पढ़ाई करने के लिए कह सकते हैं कि गौर साहब गए थे। वहाँ उस कॉलेज में मुरली मनोहर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए और गौर साहब कर गए। तो ये बड़ी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बात है और मुरली मनोहर जो कह सकते हैं
बाद में उसमें सफल हुए उस परीक्षा में, फिर वो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। लेकिन गौर साहब वहाँ पे जाने के बाद हालाँकि स्लाइड में मैंने पूरी उनकी शिक्षा की डिटेल में लिखी है, लेकिन जो कहानी है, उसके हिसाब से मैं कहूँ, तो पहले वो 1891 में अपनी बीए की जो डिग्री है, उन्होंने कंप्लीट की लॉ, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स से और बाद में वो जो है 1892 में उनकी बार इटला की डिग्री पूरी हो गई और उसके पश्चात वो बार इटला की जब डिग्री पूरी हुई, तो वो वापस इंडिया लौट आए। ये तो वो घटना है जिसके बारे में मैंने बात की कि वो आगे की पढ़ाई की लेकिन और आगे उन्होंने हालाँकि जो यदि हम उसके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने फिर बाद में एमए की डिग्री 1896 में प्राप्त की, फिर एलएलडी एलएलएम पूरा किया, फिर एलएलडी प्राप्त हुई और उनको डीलिट भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ऑनररी जो डीलिट है वो मिली और वो इनके बारे में यदि मैं कहूँ आगे आगे की यदि स्लाइड में हम लोग चर्चा करें तो ये एक तस्वीर है डाउनिंग कॉलेज की, जो देख पा रहे हैं, जहाँ से उन्होंने बारेट लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। और एक और तस्वीर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रिनिटी कॉलेज डरहम की है, जो बाद में उन्होंने जब अपनी दोबारा वो लंदन गए और अपनी डिलिट की डिग्री प्राप्त की, तो ये यहाँ से प्राप्त की। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, जब वो युवा थे और लगभग उस समय लंदन में थे, ये वो तस्वीर है। ये भी हमने सेवन लाइव से ली है। अब जो मैं आपसे बात करूँगा, वो इस प्रकार से है, उस सीक्वेंस में मैं बात करना चाहता हूँ, चूँकि हम स्लाइड और इसके माध्यम से दोनों के माध्यम से चल रहे हैं, तो बताना ये चाहूँगा कि लंदन जब वो गए, तो चूँकि गौर साहब मैंने कहा कि मल्टी टैलेंटेड थे और जब वो लंदन जाने के लिए मुंबई से जब वो पहली बार जहाज उन्होंने देखा और वहाँ की जो कल्पना की वो और उनके अंदर जो कवि का मन था, वो कह सकते हैं कि बम्बई से लेके लंदन का की जो उनका जो सफ़र रहा ख़ास करके जो उनकी यात्रा का जो जहाज में जब वो पानी जहाज में बैठे और उसके बाद फिर वो लंदन के लिए वो ट्रिप निकली। तो उनके अंदर का जो कवि था, वो उन्होंने फिर कविताएँ लिखी और उन कविताओं को उन्होंने लिखना शुरू किया और ये कविता बाद में मैं आपको बताऊँगा जब उनके हम एक लेखक के रूप में बात करते हैं। तो ये कविता बहुत सराही गई और स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड सम अदर पोएम्स के नाम से इन्होंने लंदन में जाके प्रकाशित की। और गौर साहब के बारे में आप ये जो स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वो अलग-अलग सोसाइटी के मेंबर रहे, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन के मेंबर रहे, इंडियन मजलिस के मेंबर रहे, राइटर्स क्लब के मेंबर रहे, मर्मेट क्लब के रहे, नेशनल लिबरल क्लब के वो सदस्य रहे। ये वो सारी उपलब्धियाँ हैं जो गौर साहब को जो पढ़ने के दौरान एक सामान्य छात्र जाता है तो वो अपनी पढ़ाई करता है, लौट आता है। लेकिन गौर साहब चूँकि कई उनकी चूँकि साहित्य में उनकी रुचि थी, राजनीति में रुचि थी, तो ये विभिन्न रुचियाँ उनकी दिखाई हैं और गौर साहब इस पूरे इसमें उनकी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब वो स वहाँ गए थे तो आधार सिंह जो पैसा भेजा करते थे गौर साहब को तो मुरली मनोहर और उनके पढ़ने के लिए तो वो काफ़ी नहीं थी। बहुत सारा पैसा मुरली मनोहर और उनकी पढ़ाई के लिए खर्च हो जाता था, तो इनके लिए बहुत पैसा कम बच रहा था। तो तब यहाँ पे समस्या आई कि वो कैसे वो अपनी पढ़ाई करें, कैसे वहाँ के खर्चे उठाएँ। तो उन्होंने लिखना शुरू किया और वो बहुत अच्छे वक्ता थे। मैंने आपको बताया कि स्टेपिंग वेस्टवर्ड जो उनकी पहली कविता थी, वो अंग्रेजी में थी और गौर साहब की अंग्रेजी और ख़ास करके गौर साहब की जो वाक क्षमता थी, ओरेटर जो स्किल थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी और इसी स्किल के कारण वो बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए और गौर साहब लिखते उनको भी लंदन में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। वो जो भेदभाव है उन्होंने झेला। एक कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें कि वो फर्स्ट आ रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया। ये दिखाता है कि वो जो रंग भेद की नीति थी कि एक ब्लैक जो है वो कैसे इस प्रतियोगिता को जीत सकता है। तो उसका रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स वो अपने इसमें बताते हैं। जैसा आप हम देखते हैं गांधी के जीवन में, अम्बेडकर के जीवन में जो भेदभाव के पल तो हालाँकि उस वायलेंट तरीके से बात नहीं करते लेकिन हाँ, कुछ भेदभाव के जो एग्ज़ाम्पल है वो हमको इनके जीवन में भी दिखाई देता है कि लंदन में उनके साथ किस प्रकार से कुछ चीज़ों पे भेदभाव की गई। और लंदन में ही रहते हुए उन्होंने ने कविताएँ भी लिखी, वो किताबें पब्लिश भी हुईं और उन्होंने बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, उससे किया
और जब उनको लंदन से वापस लौटना था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो उस समय चूँकि इनको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो लगभग इन्होंने 300 से अधिक किताबें ली थी। तो ये किताबें उन्हें वहाँ पे उन्होंने चूँकि जब किराए के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने उसको बेचने का निर्णय लिया और जब किताबें उन्हें बेची, जिसको बेची तो उसने पैसा नहीं दिया। तो बड़ा बहुत सारी कहानियाँ हैं जो गौर साहब अपने 7 लाइव्स में लिखते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए हमको किताबें पढ़नी चाहिए। सारी बातें वीडियो में कह पाना संभव नहीं है और समय की भी अपनी मर्यादा होती है। तो लंदन से जो लौटने की जो कहानी है लंदन और इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी समय 1891-92 में वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्शंस होने वाले थे और इलेक्शंस में गौर साहब पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेकिन उनकी उम्र 20 साल थी, चूँकि उसमें मिनिमम जो ऐज थी उससे वो कम थे। तो इसलिए उनका नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसी बीच वहाँ पे भारत के ही दूसरे एक बहुत महान कह सकते हैं राजनेता जिसको कहते हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और उनसे आप सब परिचित हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और अ, ये जो बात है दादा भाई नौरोजी को जब पता चला कि भारत से आया हुआ एक लड़का है और जो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, बहुत अच्छी उसकी ओरेटर स्किल है, तो उन्होंने उसको अप्रोच किया गौर साहब को और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम मेरे लिए प्रचार करते हो? तो गौर साहब लंदन में रहते हुए दादा भाई नौरोजी के लिए चुनाव प्रचार किया और आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियन थे, पहले ऐसे संसद के सदस्य बने जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने। आज जब हम 2022 की बात करें और आज से 120 साल 130 साल पहले की बात हम करें, तो आज ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, वो भारतीय मूल का है। और दादा भाई नौरोजी जो हैं अ, भारतीय मूल के पहले या क्या कह सकते हैं पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। तो निश्चित ही आज हम जैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक हिंदू, एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री बना है, तो गौरव की बात है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी वहाँ पे वहाँ के सदस्य बने और इसमें भी उनके चुनाव में प्रचार करने का काम जो है गौर साहब ने किया। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो गौर साहब के जीवन की जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हम सब नहीं जानते हैं, तो मैंने आज शेयर किया है। जब मैं अगला एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं जो आप देख पा रहे हैं, अगला स्लाइड में आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो स्लाइड है, इसको आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इसमें मैंने गौर साहब के जीवन के 7 अलग-अलग पहलुओं को दिखाया है। जिसमें कि वो एक वकील के रूप में भी दिखाई देते हैं, पॉलिटिशियन के रूप में भी दिखाई देते हैं, सोशल रिफॉर्मर के रूप में दिखाई देते हैं, नॉवेलिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं, पोएट के रूप में दिखाई देते हैं, एजुकेशनिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं और एक राइटर के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये उनका अलग-अलग जीवन का उनके व्यक्तित्व का ये है और शायद इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के जो आत्मकथा लिखी, वो 7 लाइव्स कहलाती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने गौर साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की, उनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की और इसके माध्यम से मैंने 2 चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया कि गौर साहब के जीवन में पूरे जीवन में संघर्ष उन्होंने देखा, लेकिन संघर्ष ने कभी भी उनको कमज़ोर नहीं बनाया। जैसा कि अमूमन साधारण व्यक्ति के जीवन में वो डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है या वो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन गौर साहब हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो किस तरह से अपने संघर्षों से जूझते हुए वो आगे बढ़ते रहे और एक प्रकार से हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज उनकी प्रारंभिक शिक्षा के समय में हमने देखा कि टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है और यदि आप जीवन में कुछ चाह लें, ये गौर साहब की थी कि उनको लगता था प्रोफ़ेसर जेम्स ब्रेमनर ने जो सपना दिखाया था कि आप विदेश जाके पढ़ें, तो वो उनकी जो चाहत थी, यदि आप सच्चे मन से किसी चीज़ को चाहते हैं, तो वो आपको पूरी हो जाती है। तो गौर साहब के इस जीवन में ये जो पहलू है, इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहूँगा। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस पे कमेंट करिए और इसको लाइक करिए और मैं चाहूँगा कि शेयर करें क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन के समय में शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि विचार गौर साहब बहुत दूर तक जाएँ और यदि आप गौर साहब से प्रेम करते हैं, तो मैं निश्चित ही मानूँगा कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे।
थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ और आपको उनके जीवन के दूसरे पहलुओं से परिचित कराऊँगा। थैंक यू। नमस्कार।